हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, आज आपके लिए लेके आया हूँ पी ब्लॉक का लास्ट टॉपिक। देखो, आज हम लोग का पी ब्लॉक खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो भी बचा है सरफेस केमिस्ट्री वो भी खत्म कर देंगे और फिर हम लोग कुछ नए प्लान करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो आज की क्लास छोटी होगी, क्यों? क्योंकि पी ब्लॉक में बहुत कम बचा हुआ है, तो उसको हम लोग खत्म करते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक को। और पी ब्लॉक में स्टार्टिंग किससे करनी है? तो आज हम लोगों को जो पी ब्लॉक में स्टार्टिंग करनी है मेरे दोस्त, वो करनी है फिजिकल प्रॉपर्टी से। किससे करनी है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनको करना है। तो चलिए उनमें से सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो यार दोस्त, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है और इसका क्या जरूरत है, इसकी डिस्कशन करते हैं। होता क्या है, ग्रुप नंबर 13 के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ग्रुप नंबर 13 के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। तो देखो कुछ इस तरह से होता है, जैसे मैं इस तरह से आपको करके दिखा दूं। एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम कितना होता है? 13। 13 का मतलब क्या होता है? 283। अब देखो लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे? ये 3 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे 3, ये देखो P1, है कि नहीं? अब जरा गौर से मेरी बात को समझिएगा। यदि मैं इन इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं तो ये ऐसे आते हैं ऑर्बिटल में, ये देखो ऐसे। इसको बोला जाता है ग्राउंड स्टेट। अब यदि ये एक्साइटेड स्टेट पर जाता है तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ जाते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो इस तरह से आ जाएंगे। बैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। ये होता है एक्साइटेड स्टेट। अब जरा देखिए यार, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, जब ये एक्साइटेड स्टेट में होगा तो इसकी बैलेंसी कितनी है, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? और जब ये ग्राउंड स्टेट में होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? जब ग्राउंड स्टेट में होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगी, क्योंकि ये एक बॉन्ड बना सकता है ऐसे। मगर जब एक्साइटेड स्टेट में होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगी, क्योंकि ये 3 बॉन्ड बना सकता है ऐसे। तो अब जरा देखो यार, दिक्कत कहां पे है और कैसे है। देखो ये हमारा एक न्यूक्लियस है ऐसे, और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं कुछ इस तरह से। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। अब यदि कोई इलेक्ट्रॉन आपको एक्साइट कराना है, जैसे 3s 3p, ये भाई क्या है? 3p है, और सबको पता है कि 3s और 3p के बीच में एनर्जी का गैप है। इसका मतलब ये हुआ 3s और 3p सेम जगह पे नहीं होंगे, ऐसे कुछ होंगे। तो इसको इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना है। जब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना है तो एनर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। अब मान लो उतनी एनर्जी उसको कहीं से मिले ही ना, तो एक्साइट कैसे करा पाएगा? बताओ, इतनी एनर्जी है तो उसको मिले ही ना, तो एक्साइट कैसे करा पाएगा? तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने के लिए एनर्जी मिलती कहां से है? जब वो कंपाउंड बनाता है उससे एनर्जी मिलती है। जब वो कंपाउंड फॉर्म करता है तो उससे एनर्जी उसको मिलती है, ठीक है ना? अब जब वो कंपाउंड फॉर्म कर रहा है और एनर्जी निकली, वो एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा पाए, तो क्या होगा? तो ग्राउंड स्टेट पे ही उसको बॉन्डिंग करनी पड़ेगी और ये एक्साइट करा ले जाएगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? एक्साइटेड स्टेट पे बॉन्ड फॉर्म करना पड़ेगा। तो क्या होता है, ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट दोनों तरह की वैलेंसी शो करते हैं, +1 और +2, दोनों तरह की। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कुछ मॉलिक्यूल में जो एनर्जी निकलती है, मॉलिक्यूल के बॉन्ड फॉर्मेशन के समय जो एनर्जी निकलती है वो इतनी ज्यादा होती है कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा देती है, और कुछ मॉलिक्यूल में जो एनर्जी निकलती है वो इतनी कम होती है कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं करा पाती। जब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं करा पाएगी तो +1 का कंपाउंड बनता है, जब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा देती है तो +3 का कंपाउंड बनता है। जब +1 का कंपाउंड बनेगा तो क्या आएगा जरा देखना, और +3 का बनेगा तो क्या आएगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेप्ट बोरान ऑल एलिमेंट
of group number 13 show +3 oxidation number। मतलब जो एलिमेंट है वो +1 भी शो करेंगे +3 भी शो करेंगे। बोरान है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। बोरान +3 शो करता है, एल्युमिनियम भी +3 शो करता है, मगर इसके पास पॉसिबिलिटी है +1 की। ये +1 +3 दोनों शो करते हैं, ये भी +1 +3 दोनों शो करते हैं, ये भी +1 +3 दोनों शो करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है ड्यू टू, जरा समझो, अब +1 कब स्टेबल होगी, +3 कब स्टेबल होगी। ये देखो, +1 कब स्टेबल होगी, +3 कब स्टेबल होगी। मोस्टली ये +3 के कंपाउंड बनाते हैं, मगर थैलियम के केस में +1 स्टेबल होती है। यदि हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो जरा देखो ये आता है, और ऐसा क्यों आता है ये भी बताता हूं, गौर समझिए। सबकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेबल होती है। देखो शो करने का मतलब हुआ कि पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर है, मगर मैक्सिमम कंपाउंड किस ऑक्सीडेशन नंबर के बना रहा है उसको कहते हैं स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर। तो सभी के सभी मैक्सिमम 3 ऑक्सीडेशन नंबर के कंपाउंड बनाते हैं एक्सेप्ट थैलियम। थैलियम +1 का क्या बनाता है, ऑक्सीडेशन नंबर का कंपाउंड बनाता है, मतलब विदाउट एक्साइड हुए ही फॉर्म करता है क्या, कंपाउंड। बिना एक्साइटेशन के कंपाउंड फॉर्म करता है कौन, थैलियम। तो जरा ध्यान रखिएगा, जब एक्साइटेशन नहीं होगा तो +1 आती है, जब एक्साइटेशन होता है तो +3 आती है। तो डाउन द ग्रुप एक्साइट ना करने की टेंडेंसी इंक्रीज कर रही है, तभी तो +1 स्टेबल हो रहा है, तभी तो +1 स्टेबल हो रहा है। तो जरा ध्यान देखो, डाउन द ग्रुप जो होता है +1 ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी नहीं मिल पा रही है, तभी तो वो एक्साइट कर रहा है, नहीं कर पा रहा। इसका मतलब डाउन द ग्रुप +1 ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। तो तुम समझ गए होगे कि डाउन द ग्रुप और क्या होने वाला है, इसका मतलब +3 की डिक्रीज करती है कि नहीं भाई। जब +1 की इंक्रीज होगी तो +3 की डिक्रीज होगी। किसी ने पूछा वाई, तो इस चीज को देखो क्या बोला जाता है, ये जब +1 ऑक्सीडेशन आएगी तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, नहीं करेंगे, डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। तो ये बेचारे क्या होता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, और जब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते तो इसी बात को बोला जाता है इनर पेयर इफेक्ट। ये जो इनर है, इनर इनर मतलब अंदर, अंदर के इलेक्ट्रॉनों का क्या है, इनर्टनेस, इनर पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये अंदर के इलेक्ट्रॉनों की इनर्टनेस, यही चीज होती है, और अंदर के इलेक्ट्रॉनों की इनर्टनेस डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये सारी चीज का रीजन एक ही बोला जाता है ड्यू टू, यदि कोई रीजन पूछता है तो हम लोग रीजन एक ही बोलते हैं, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, कि ये सब इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, मतलब अंदर के इलेक्ट्रॉनों का इफेक्ट, अंदर के इलेक्ट्रॉनों के इफेक्ट की वजह से ऐसे आती है। और वो अंदर के इलेक्ट्रॉन कैसा चल शो करते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं। इनर्ट पेयर मतलब वो इनर्टनेस शो करते हैं, और इनर्टनेस क्यों शो करते हैं, क्योंकि जब एक्साइट होंगे तभी तो अनपेड इलेक्ट्रॉन फॉर्म करेंगे, और जब अनपेड इलेक्ट्रॉन फॉर्म करेंगे तो बॉन्ड बनाएंगे, तो वो तो बेचारे एक्साइट ही नहीं हो पाते, वो तो बेचारे एक्साइट ही नहीं हो पाते। तो एक्साइट ना होना ही इनर्ट पेयर इफेक्ट बोला जाता है, एक्साइट ना होना ही इनर्ट पेयर इफेक्ट बोला जाता है, कि अंदर के इलेक्ट्रॉन इनर्ट हैं, अंदर के इलेक्ट्रॉन मतलब 3s के इलेक्ट्रॉन इनर्ट है, बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कहा गया इनर्ट पेयर इफेक्ट। और क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्साइट नहीं कर पा रहे हैं। और एक्साइट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको एक्साइट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, और उतनी एनर्जी सिस्टम से नहीं मिल पा रही। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ग्रुप नंबर 13 जो होता है +1 +3 दोनों तरह के ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है।
ठीक है, उसमें से +1 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, +3 की डिक्रीज होती है। किसकी +1 स्टेबल है, किसकी +3 स्टेबल है, ये ध्यान रखिए। अब एक नोट डालने जा रहा हूं, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। गैलियम आल्सो शो +2 ऑक्सीडेशन नंबर। गैलियम ही एक कंपाउंड है जो +2 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करता है। इसमें यहां पे इसकी +2 होती है। वो बात अलग है कि ये ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्यों? क्योंकि ये एवरेज है। ये एक्चुअल में इस तरह का कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में गैलियम के ऑक्सीडेशन का एवरेज जो है वो 2 आएगा। तो गैलियम कभी कभी पूछा जाता है इनमें से कौन है जो +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है, तो ध्यान रखना वो सिर्फ गैलियम है, इस मॉलिक्यूल में शो करता है Ga2Cl4 में, और वो भी दोनों का एवरेज होती है। रियलिटी में वो +1 +3 का कॉम्बिनेशन है। अब फिर देखो यार प्यारे बच्चों, अब इसके बाद बात करते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है एटॉमिक रेडियस। इसकी एटॉमिक रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रैंडम है। ध्यान रखिएगा, बोरान से बड़ा होता है गैलियम, गैलियम से बड़ा होता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से बड़ा होता है इंडियम, इंडियम से बड़ा होता है थैलियम। इस जगह पे जरा ध्यान दो। गैलियम का साइज एल्युमिनियम से छोटा होता है, जरा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। आयोडाइजेशन एनर्जी तो बता ही दी थी यार उसमें। आप चाहें तो आप एक और हेडिंग लिख सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसमें भी टेंशन होती है, आप लोगों को ये मैं पढ़ा चुका हूँ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में कि इनमें भी दिक्कत है। बोरान, बोरान के बाद होती है गैलियम, गैलियम के बाद होती है इंडियम, इंडियम के बाद होती है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद होती है गैलियम। ये देखो ऐसा होता है ना, इस तरह से चलती है। ये यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, और ये यहाँ पे आ जाती है। तो इस तरह का ऑर्डर बनता है। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। गैलियम के बाद एल्युमिनियम, फिर गैलियम, है ना, गैलियम एल्युमिनियम इंडियम, ऐसे ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ये देखो, तो ये रैंडम ऑर्डर है, तो रैंडम ऑर्डर को याद रखना पड़ता है और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, अब जरा देखो यार बच्चों, इसके बाद ये तो हमने उन बातों को बताया जो पी ब्लॉक की बाकी थी। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 14 को कार्बन फैमिली कहते हैं। कार्बन फैमिली में ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है जो पूछा जाता हो। कार्बन फैमिली में क्या क्या पूछा जाता है, क्या बातें इंपॉर्टेंट है, वो बता देता हूँ, है ना, सारा कार्बन फैमिली पढ़ा देता हूँ। मगर कार्बन फैमिली से क्वेश्चन सबसे कम आते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है कार्बाइड। कार्बाइड क्या होते हैं जरा देखो, मेटल प्लस कार्बन के कॉम्बिनेशन से कार्बाइड बनते हैं। कार्बाइड की खास बात होती है कि ये बैलेंसी रूल को फॉलो नहीं करते। ये क्या करते हैं, बैलेंसी रूल को फॉलो नहीं करते, ध्यान रखिएगा। मतलब कि ये बैलेंसी के थ्रू कंपाउंड नहीं बनाएंगे। ठीक है, जैसे ये देखो BeC2 Al4Cl3 Mg2, देखो ये Mg2C2 Mgc2 CaC2 Mg2C4 C3 एसेट्रा।
अब देखो यार ये कैसे कैसे डिवाइड होते हैं, किस किस तरह का काम करते हैं, एक और बताता हूं। सबसे पहले कार्बाइड होते हैं मेथेनाइड। मेथेनाइड्स कौन होते हैं? जो मेथेन फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? मेथेन। उनको हम मेथेनॉइड्स कहते हैं। अब ये कौन से होते हैं जरा समझिएगा। बीई, ठीक है, बीई बेरिलियम होता है। Be2C, Be2C जो होता है वो इस तरह से ब्रेक होता है, आयनिक होता है इस तरह से। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये मेथेन बना देगा ऐसे। इसी वजह से इसको मेथेनाइड कहते हैं। ये देखो, हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, माइनस को प्लस मिलेगा, प्लस को माइनस मिलेगा। अब यहां पे माइनस प्लस कौन है? ये है। तो यार इसको क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। इसको क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। इसी तरह होता है Al, ठीक है, ये Al4C3। Al4C3 भी इसी तरह से ब्रेक होता है। और जब आप इसकी भी हाइड्रोलिसिस करते हो तो माइनस को प्लस मिलता है, प्लस को माइनस मिलता है और ये बन जाता है। और ये दोनों मेथेनाइड इसीलिए बोले जाते हैं क्योंकि दोनों के दोनों मेथेन फॉर्म करते हैं। ये देखो है। अब जरा इसी से जरा समझो। फिर होता है एसिटिलाइड। एसिटिलाइड्स वो बोले जाते हैं जो एसिटिलीन फॉर्म करते हैं। ये क्या करते हैं? ये फॉर्म करते हैं फॉर्म एसिटिलीन। एसिटिलीन ये देखो, इसको फॉर्म करते हैं। ये कौन से होते हैं जो इसको फॉर्म करते हैं? तो जरा देखना कौन कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड एक्चुअल में ये होता है ये, और रियलिटी में ये जो है इसका स्ट्रक्चर ऐसे है। मैंने आपको बताया था ये बैलेंसी रूल को फॉलो नहीं करते। ये देखो, अब जब आप कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करोगे तो मैंने आपको क्या पढ़ाया है? माइनस को प्लस मिलना है, प्लस को माइनस मिलना है। तो ये चीज है ना। अब इसको जब इसका प्लस मिलेगा तो जरा बताना ये क्या हो जाएगा? तो जब इसको इसका प्लस मिलेगा तो ये एसिटिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। और ये क्या होगा? हाइड्रोक्साइड बना देगा ऐसे, है कि नहीं? अब जरा कहानी को और देखो। इसी तरह से एक और होता है, उसके बारे में भी ध्यान रखना, Mg2। डिट्टो सेम ब्रेकिंग होती है। प्लस को माइनस मिलना है, माइनस को प्लस मिलना है। तो ये देखो आ गया ऐसे। ये देखिए, अब इसके बाद एक होता है हमारा नोट। इस नोट को जरा ध्यान रखना क्योंकि ये आ गया तो आपसे गलती हो सकती है। देखो Mg2C3, Mg2C3 क्या होता है? Mg2C3 ऐसे ब्रेक होता है। अब ये जो होता है ये ऐसे होता है, ये कॉम्बिनेशन है, ध्यान रखिएगा। ये देखो ऐसे। और जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं Mg2C3 की तो बनेगा मतलब ट्रिपल बॉन्ड ही, मगर अलग टाइप का। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था माइनस को प्लस मिलता है, प्लस को माइनस मिलता है। तो जरा यहां पर देख के बताओ, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन को मिलेंगे तो CH3 हो गया, 1 हाइड्रोजन उस कार्बन को मिलेगा तो वो ये हो गया। तो ये जो चीज है इस बात को जरा ध्यान रखिएगा आप अच्छे से, क्योंकि ये यदि पेपर में आएगा तो गलती हो जाएंगे आपसे। तो देखो एसिटिलाइड बताए कौन कौन से क्या क्या फॉर्म करते हैं। इसके बाद कोवैलेंट कार्बाइड। कोवैलेंट कार्बाइड में आपको एक ही बात याद रखनी है, वो कौन होता है? सिलिकॉन कार्बाइड। ध्यान रखिए ये आ चुका है एक बार पेपर में, सिलिकॉन कार्बाइड। उन्होंने पूछा है कि इसमें से कौन कोवैलेंट कार्बाइड है, तो सिलिकॉन कार्बाइड एक कोवैलेंट कार्बाइड का एग्जांपल होता है। अरेंजमेंट कैसा होता है? डायमंड टाइप का होता है, जेडएनएस टाइप, डायमंड टाइप जेडएनएस टाइप होता है। ये हार्ड होता है बट लेस देन डायमंड। डायमंड के बराबर हार्ड नहीं होता है, डायमंड से कम हार्ड होता है। कौन? सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। फिर होते हैं इंटरस्टिशियल कार्बाइड।
इंटरस्टिशियल कार्बाइड। इंटरस्टिशियल कार्बाइड जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो दोस्त इंटरस्टिशियल कार्बाइड बनाते हैं। इस तरह से होता क्या है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट के क्रिस्टल होते हैं, है ना, HCP CCP, इन पर ये कार्बाइड, इन पर ये कार्बन इम्बीडेड हो जाते हैं, मतलब ट्रैप हो जाते हैं। ये मैंने इंटरस्टिशियल कंपाउंड में बनाया था। जैसे देखो Fe है, Fe ने अपना स्ट्रक्चर बनाया SCP। अब इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, कार्बन ट्रैप हो जाएगा, ट्रैप इन इंटरस्टिशियल साइड, और इंटरस्टिशियल साइड में ट्रैप हो गया और ट्रैप होके बना देगा Fe3C। ठीक है, इस तरह से कार्बाइड की बात हम लोगों ने खत्म की है। अब यार कार्बन में कार्बाइड के बाद क्या इंपॉर्टेंट होता है, एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन या एलोट्रोप्स ऑफ ग्रुप नंबर 13, एक ग्रुप नंबर 14। अब जरा यहां पर मेरे दोस्तों गौर से सुनिएगा, कब कब क्या क्या है। सारे एलिमेंट एलोट्रोप्स फॉर्म करते हैं एक्सेप्ट लेड, एक्सेप्ट लेड। ऑल एलिमेंट फॉर्म एलोट्रोप्स। उसमें से कार्बन के एलोट्रोप बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट पानी पी लो। मतलब क्या है, 2 दिन से गला दर्द कर रहा है। चलो बच्चों पढ़ते हैं। उसमें कार्बन के एलोट्रोप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन के कौन कौन से एलोट्रोप होते हैं आपको पता है, ग्रेफाइड होता है, डायमंड होता है, कोल होता चारकोल होता है कि नहीं। एक तो भूल ही गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, फ्लोरेंस होता है। अब देखो इन सब में से जो हमें पढ़ने हैं वो ये दोनों पढ़ने हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में हम लोग को फुल डिटेल पढ़नी है। तो अब जरा देखो इन दोनों के बारे में फुल डिटेल आपको आनी चाहिए, क्योंकि इनसे खूब क्वेश्चन आते हैं। जरा देखिए, एक तरफ हम लोग लिखने जा रहे हैं क्या, ग्रेफाइट, और एक तरफ मेरे दोस्त लिखने जा रहे हैं डायमंड। अब इन दोनों के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे कि ग्रेफाइट किस तरह से काम करता है, डायमंड किस तरह से काम करता है। तो देखो ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट जो होता है वो लेयर स्ट्रक्चर होता है। लेयर स्ट्रक्चर होता है मतलब वो बेंजीन की लेयर बनाता है, ऐसे बहुत सारी लेयर बनेंगी इस तरह से। ऐसे अब ये लेयर किसी दूसरी लेयर से अटैच हो जाती है वंडर वाल फोर्स के थ्रू, ये एक और लेयर है। ये देखिए ये एक और लेयर है, और ये सब बेंजीन की लेयर होती है। ऐसे ही लेयर है, और ये एक लेयर दूसरी लेयर से अटैच होती है इस तरह से, ऐसे। ये तो बेंजीन में इसमें क्या होती है, लेयर स्ट्रक्चर होता है। ऐसे एक लेयर बनी, पूरी एक लेयर ऐसे बिल्कुल चादर की तरह बिछी हुई है, बेंजीन 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 आपस में अटैच होती है। फिर इसी तरह दूसरी लेयर है, और इन लेयर के बीच में क्या है, वंडरवाल फोर्सेस है।
वंडरवाल फोर्सेस है। और इन लेयर के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है उनकी जो डिस्टेंस होती है 3.25 पिकोमीटर होती है। लेयर के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक लेयर स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या होता है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है, जेडन टाइप स्ट्रक्चर होता है। जेडन टाइप स्ट्रक्चर जानते हो ना, जेडन कहाँ होते हैं, उसी तरह से होता है। मतलब कार्बन कहाँ होंगे, कार्बन होंगे वन हाफ टेट्राहेड्रल पे, और कहाँ होंगे, SCP होंगे। ये सॉलिड स्टेट में सारी बातें पढ़ाई गई है ऐसे। तो ये लेयर स्ट्रक्चर है और ये ऐसा है। अब अगली पॉइंट, इसी पॉइंटों को देखते हुए सारे पॉइंट डिस्कस होंगे, जरा गौर से समझिएगा। इसके कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। क्यों, क्योंकि बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। इसके कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। क्यों मेरे दोस्त, क्योंकि ये तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब यदि ये पार्शली डबल बॉन्ड बना रहा है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी होगी ग्रेफाइट में, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होती है 1.33 पिकोमीटर के आसपास होती है। जबकि यहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होगी वो थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है। बात समझ रहे हो, ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि भैया आपने जो डायमंड का फिगर है वो सिंगल बॉन्ड का फिगर है, उसमें कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है। इस वजह से इसकी कार्बन कार्बन की लेंथ 1.33 पिकोमीटर है और उसकी 1.54 पिकोमीटर है। ठीक है, अब इससे आप ये भी समझ गए होंगे कि ये सॉफ्ट होगा, क्योंकि लेयर स्ट्रक्चर है, ये सॉफ्ट होता है। और ये क्या होता है, बहुत हार्ड होता है। आप ये तो जानते ही हो, ये बहुत हार्ड होता है, क्योंकि लेयर स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। ये इस तरह से। अब देखो और प्रॉपर्टी बताता हूँ, अगले पेज पे चलते हैं क्योंकि जगह भी नहीं है। ओ अब जरा देखो यार, नेक्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी कहाँ तक कर ले गए थे, प्रॉपर्टी नंबर 4। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करते हैं कि 5 की प्रॉपर्टी क्या है। सॉफ्ट है, वो हार्ड है, लेयर स्ट्रक्चर था, ये बात समझ में आ गई, sp2 था, ये भी समझ में आ गई, बॉन्ड लेंथ कम ज़्यादा की बात आपको तुरंत ऐसे ही समझ में आ गई होगी। अब जरा देखो और आगे की बात, मैग्नेटिक नेचर। ये भी डायामैग्नेटिक होता है, ये सब पूछते हैं, और ये भी मेरे दोस्तों डायामैग्नेटिक होता है, ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि दोनों के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, अब जरा देखो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ये वाले पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जा चुके हैं। जब भी पेपर में आए थे तो बच्चों के तोते उड़ गए थे। क्यों, क्योंकि बच्चों को ये बात अच्छे से नहीं पता होती है। देखो, ग्रेफाइट में मल्टीपल बॉन्ड है, इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है डायमंड से। मगर यहां पर जरा ध्यान रखिएगा, थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है वो ग्रेफाइट की कम है और डायमंड की ज्यादा है। अब ये बात बच्चों को थोड़ा हजम कम हो पाती है, तो उसका रीजन समझ लो कि ऐसा क्यों कहा जाता है। ड्यू टू टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जो उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए वो थर्मल कंडक्टिविटी बहुत फास्ट शो करता है। कौन, ग्रेफाइट, इन कंपेयर टू डायमंड। तो इस बात का जरा आंसर याद रखिएगा, पेपर में आते हैं बच्चे गलत करते हैं। अगला, डेंसिटी। डेंसिटी तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत देगी, ग्रेफाइट की कम होगी क्योंकि वो लेयर स्ट्रक्चर है तो बीच में गैप है, और डायमंड की ज़्यादा होगी क्योंकि डायमंड में लेयर स्ट्रक्चर नहीं है, गैप नहीं है। 9 नंबर, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी में भी बच्चों को कंफ्यूजन है, इसलिए दोनों एक साथ लिखता हूँ।
जनरली क्या बच्चे समझते हैं कि रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, ऐसी बात जनरली ऐसा होता है, मगर जो जनरली होता है जरूरी नहीं कि वो हमेशा हो। क्यों? क्योंकि वो कोई रूल नहीं है। जरा गौर से देख लो, स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी है? ग्रेफाइट की ज़्यादा है, क्योंकि वो एरोमेटिक है, मगर रिएक्टिविटी भी इसी की ज़्यादा है, ग्रेफाइट की ज़्यादा है डायमंड से। क्यों? क्योंकि इसके पास मल्टीपल बॉन्ड है। जरा इस बात को समझिएगा, इस बात को समझो, रिएक्टिविटी भी ग्रेफाइट की ज़्यादा है और स्टेबिलिटी भी ग्रेफाइट की ज़्यादा है। रिएक्टिविटी ज़्यादा होने का रीज़न अलग है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होने का रीज़न अलग है। रिएक्टिविटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ग्रेफाइट के पास मल्टीपल बॉन्ड है, तो आसानी से रिएक्शन हो जाएगी। और स्टेबिलिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो एरोमेटिक कैरेक्टर फॉर्म कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये चलता है, मगर ये यूनिवर्सल कोई फार्मूला नहीं है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अब देखो, ग्रेफाइट और डायमंड को एक दूसरे से इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। डायमंड को यदि हीट कर दो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो ये ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है ऐसे। तो ये देखो, बहुत सारा डिफरेंसेस बताया दोनों के बीच में, और इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी, डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, स्ट्रक्चर के बारे में पूछ दिया जा सकता है, हाइब्रिडाइजेशन पूछे जाएंगे, कार्बन की लेंथ पूछी जाएगी। तो इन बातों को जरा आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब यार जरा देखो, एलोट्रोपिक फॉर्म के बाद कौन सी हेडिंग है जो हमें करनी चाहिए? वो क्या है जो बचा हुआ है? वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन्स क्या होते हैं? तो जरा देखो, सिलिकॉन्स क्या होते हैं, जरा इनको समझिएगा। सिलिकॉन ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड का मतलब क्या है? ऑर्गेनो का मतलब हुआ कार्बन होगा और साथ साथ में सिलिकॉन भी होगा। जो सिलिकॉन्स होते हैं उनके पास इतना बॉन्ड जरूर होता है, इतना, और साथ में कार्बन, इतना बॉन्ड जरूर होता है किसी भी सिलिकॉन के पास। ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड जरूर होते हैं सिलिकॉन के पास। अब देखो यार, सिलिकॉन को हमको कैसे करना है, कैसे बनाना है, क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सॉरी बच्चों, एक्चुअल में पता नहीं तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मेरा गला दर्द कर रहा है, जिसकी वजह से जैसे पढ़ाता हूँ गला दर्द करने लगता है, इसलिए गर्म पानी पीना पड़ता है। अब जरा देखो यार प्यारे बच्चों, इस बात को थोड़ा सा और ऊपर उठाते हैं, मतलब समझाते हैं कि ये हैं क्या और कैसे बनते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, मेथड। हमारे पास यार सिलिकॉन क्लोराइड है। अब यदि इसमें मैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को अटैक करा दूं, तो आपको पता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड निगेटिव होते हैं, अटैक करके इसको बाहर कर देंगे। तो एक बार ये आ सकता है, और एक्सेस में ले लोगे तो 2 हाइड्रोजन को बाहर कर देंगे, और एक्सेस में ले लोगे तो 3 को बाहर कर देंगे, ऐसे। ये देखो कैसे करेंगे, ये आप जानते हो। क्यों? क्योंकि आर निगेटिव भी एक क्या होता है मेरे दोस्त? न्यूक्लियोफाइल होता है, और जब ये न्यूक्लियोफाइल होता है तो ये बैक से अटैक मारेगा, ये बाहर चला जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्म हो गया। ये देखो, तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं एल्काइल सिलिकाइल हैलाइड। अब जब इनकी हाइड्रोलिसिस करोगे और कंडेंस करोगे तो हमें सिलिकॉन मिलने लगते हैं। तो हमें क्या मिलने लगते हैं? सिलिकॉन मिलने लगते हैं। अभी सिलिकॉन नहीं मिला है। अब जैसे मान लो ये है, अब इसमें पानी डाल देंगे तो आप समझ गए होगे भाई, Cl हट जाएगा ऐसे। अब यदि ये कंडेंस हो जाए फर्दर,
condense, then form सिलिकॉन। यदि ये बच्चों फर्दर कंडेंस हो जाएंगे तो सिलिकॉन बनाने लगेंगे। तो अब हम लोग यही बनाएंगे कि सिलिकॉन बनते कैसे हैं, क्या होते हैं। तो जरा देखो क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकॉन। क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकॉन। तो जरा देखो इनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, जरा इस बात को समझिएगा। सबसे पहले डाई सिलिकॉन, डाई मालिकुलर सिलिकॉन। डाई मालिकुलर सिलिकॉन का मतलब क्या है? आप जानते हो कि दो मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन। अब आप बताओ कि दो मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन कब पॉसिबल है? ऐसा क्या करें कि सिर्फ दो मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन हो? तो आपको पता है कि दो मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन कैसे पॉसिबल है। गौर से मेरी बात समझिएगा। यदि मैं ये वाला मॉलिक्यूल लूं और इसमें वाटर डालूं और ये सिलिकॉन, ये ऑक्साइड बना लूं, अब जब ये आपस में जुड़ेगा तो डाई मॉलिक्यूल ही तो बनेगा। क्यों भाई? ये ऐसे लिखा है ये। अब ये दूसरा हो गया। अब जब ये वाटर निकालेंगे इस तरह से, इस तरह से, तो जब ये दोस्त वाटर निकाल देंगे तो अब क्या चेन बनने के चांसेस हैं? ये देखो सिलिकॉन की कंडीशन आ गई कि नहीं। सिलिकॉन, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड। अब ये डाई मॉलिक्यूलर सिलिकॉन क्यों बनाएगा? तो ये क्या बनाता है? डाई मॉलिक्यूलर सिलिकॉन कैसे बनाता है? उसके पीछे आप रीजन समझ गए हो कैसे बना रहा है। उसका रीजन है क्योंकि इसके पास एक OH है, इसके पास एक OH है। यदि ये एक बार वाटर निकाल देंगे तो अब कंटिन्यूएशन के लिए OH ही खत्म है ना। तो पूछा जाता है कौन सा मॉलिक्यूल डाई मॉलिक्यूल सिलिकॉन बनाएगा। तो यदि किसी के पास एक क्लोरीन है तो यार वो हमेशा डाई मॉलिक्यूल ही बनाएगा और कोई पॉसिबिलिटी उसके पास नहीं है। क्यों? जैसे ही दो मॉलिक्यूल आपस में ऐड हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा? चेन को रोक देगा और आगे कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब बी पार्ट, चेन सिलिकॉन। भाई डाई मॉलिक्यूल तो ये हो गए, तो चेन सिलिकॉन तो कोई बना सकता है। जरा देखो चेन सिलिकॉन कौन बनाएगा। अब तुम मेरी बात को समझ गए होगे और पकड़ लोगे। अब हमें चेन बनानी है दोस्त, तो हमें कम से कम दो OH चाहिए चेन बनाने के लिए। भाई एक इस साइड कनेक्ट होगा, एक उस साइड कनेक्ट होगा, तो कम से कम दो OH चाहिए। तो चेन सिलिकॉन के लिए ऐसा अल्काइल सिलिकॉन चाहिए होगा। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करो। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास दोस्त ये आ जाएगा। अब हम इसको जब ऐड करेंगे तो ये चेन की तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। आप चाहो तो कर लो। ये देखो ये देखिए प्यारे बच्चों, अब आप चाहें तो आराम से वाटर निकालते रहें। है तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास? इस तरह से आ गया। अब ये चेन चलती चली जा रही है। ये देखो ये चेन सिलिकॉन है। ये क्या है? चेन सिलिकॉन है। चेन कंटिन्यूअस आगे बढ़ती चली जा रही है। तो जब भी कहीं पूछा जाता है कि चेन सिलिकॉन के लिए कैसा मॉलिक्यूल होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। क्यों? चेन बनाने के लिए दोनों तरफ OH होने चाहिए ना, और दोनों तरफ OH के लिए कम से कम दो Cl तो होने चाहिए। दोनों तरफ OH के लिए कम से कम दो Cl तो होने चाहिए दोस्त यार। तो दो Cl के लिए ये होना चाहिए। अच्छा, बदमाश तो होता ही है। वो कहते हैं चेन को रोकना है, लगातार बनती चली जा रही है तो इसको रोकना है। तो इसके लिए क्या किया जाए, है ना? चेन को रोकने के लिए क्या किया जाए जरा बताओ। यदि इस चेन को बीच में रोक देना है कि अब ना बने, बहुत लंबी हो गई है, तो क्या करें? तो जरा देखो चेन को ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं।
चेन ब्रेक करने के लिए हम क्या मिला देते हैं, ये मिला देते हैं, क्योंकि ये चेन को ब्रेक करता है। ये देखो, क्यों, इस पर जब ओ एच आएगा तो आगे चेन बन नहीं पाएगी, क्योंकि दो OH आएंगे नहीं, तो जब जैसे ही ये अटैच होगा वैसे ही चेन रुक जाएगी। अब आपको कितनी बड़ी या कितनी छोटी चेन बनानी है वो देखना होता है। एक छोटी चेन बनानी है तो फिर इसको ज्यादा मिलाओ, जल्दी जल्दी आएगा, रुक देगा। और बड़ी चेन बनानी है तो कम मिलाओ, है ना। तो अब डिसाइड करना होता है कि ये छोटी चेन बनानी है तो इसका रेशियो ज्यादा रखो, क्योंकि जब ये ज्यादा रहेगा तो जल्दी जल्दी चेन को रोक देगा। और यदि बड़ी चेन बनानी है तो इसका रेशियो कम रखो। तो रेशियो डिसाइड करेगा कि चेन छोटी है कि बड़ी है। यदि ये एक्सेस में होगा, मतलब ज्यादा होगा, एक्सेस में नहीं ज्यादा होगा, तो चेन छोटी होगी। और यदि इसका अमाउंट बहुत कम डालोगे इसके रिस्पेक्ट में तो चेन क्या होगी, बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि ये चेन ब्रेकर है, ये चेन को रोकता है। तो इसके अमाउंट कम होंगे तो चेन बड़ी बड़ी बनेंगी, और इसका अमाउंट ज्यादा ले लोगे तो चेन छोटी छोटी बनेंगी। अब जरा देखो यार, सी पार्ट, उसको देखते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सी पार्ट। अब सी पार्ट क्या हो सकता है, यदि ये ऐसा बना सकता है, गौर समझना, तो ये एक और चीज बना, चलो नोट डाल के लिख देता हूँ, क्योंकि सी पार्ट लिखूंगा तो एक डिफरेंट लगेगा। अब इसमें एक बहुत बड़ा नोट, उस बात को आप गौर समझिएगा। R2SiCl2 also form cyclic silicon। भाई ये साइक्लिक भी तो बना सकते हैं, ऐसे भी तो जोड़ सकते हैं। या देखिए, सॉरी, मान लो यार ये ऐसे जुड़ गए, तीन, ये ऐसे जुड़ गए, तो फिर ऐसे वाटर निकाल लिया इन्होंने, तो ऐसे वाटर निकाल लिया। तो अब जब ऐसे वाटर निकालेंगे तो ये तो साइक्लिक हो गए ना, अल्टरनेट हो गया। ये देखो, ये देखो, तो यार ये कंपाउंड जो है वो साइक्लिक भी बना सकता है, तो ध्यान रखिएगा इसकी, यदि साइक्लिक ऑप्शन है तो हम साइक्लिक ऑप्शन भी टिक करेंगे। यदि वो पूछते हैं कि ये कौन कौन से बना सकता है और उसमें ऑप्शन साइक्लिक है तो हम साइक्लिक को भी टिक कर देंगे। इस बात को विशेष ध्यान रखें, क्यों, क्योंकि ये साइक्लिक भी फॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट, अब आप सी पार्ट लिख लो, सी पार्ट। अब क्या होगा, अब आप इसको बोलो, तो ये देखो, क्रॉस लिंक्ड 3 डायमेंशनल सिलिकॉन्स। अब किसी ने इस तरह का सिलिकॉन ले लिया तो RSiCl3, तो यार ये तो चारों तरफ फैला देगा। क्यों, क्योंकि इसके पास 3 OH होंगे ना जब हाइड्रोलिसिस करेगा। तो जरा समझो, ये चेन कितनी जगह चला सकता है, ये चेन कई जगह चला सकता है। ये चेन स्ट्रेट भी चला सकता है, ऊपर भी चला सकता है, भाई ये ऐसे भी तो हो सकता है। अब जरा देखिएगा, हम एक ऐसा मॉलिक्यूल भी तो ले सकते हैं, ऐसे,
अब क्या होगा, ये दोनों तरफ से जोड़ देगा, ये ऐसे भी जोड़ सकता है, ये देखो, ये देखो, और यार ये ऐसे भी जोड़ सकता है, ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो अब क्या होगा, अब दोनों तरफ से लाइनें चलेंगी। अब तो सिलिकॉन कुछ ऐसा चल रहा है ना, ये देखो, अब ऐसे ऐसे भी चल रहा है, ऐसे, और ऐसे ऐसे भी चल रहा है। ये देखिए, तो अब क्या है, क्रॉस लिंक सिलिकॉन है, अब क्रॉस लिंक हो गई, एक लाइन ये जा रही थी, दूसरी लाइन ये जा रही है, आपस में जुड़ गई, तो क्रॉस लिंक सिलिकॉन भी ये बना सकता है कि नहीं। तो यदि ऐसा होगा तो वो क्रॉस लिंक 3 डायमेंशनल सिलिकॉन बनाएगा इस तरह से। तो ये हमारे सिलिकॉन होते हैं, ये वाटर रिपेलेंट होता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, वाटर रिपेलेंट होता है। ये देखो, इंसुलेटर भी होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। वैसे तो ऊपर वाटर रिपेलेंट लिख दिया तो ये समझ ही गए होगे। ये देखो, तो ये हमारे क्या होते हैं दोस्त, सिलिकॉन होते हैं। तो सिलिकॉन बहुत इजी है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या, कि सिलिकॉन जो होते हैं सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन कंपाउंड होते हैं, सिलिकॉन जो होते हैं वो सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन कंपाउंड जो होते हैं, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन कंपाउंड को सिलिकॉन कहते हैं। बनते कैसे हैं यार, आपको देख लेना है किस तरह का होना है। डाइमर बनाना है तो एक Cl होना चाहिए, चेन बनानी है तो 2 Cl होने चाहिए, और साइक्लिक बनाना है तो भी 2 Cl होने चाहिए। 3 Cl हो गए तो क्रॉस लिंक 3 डायमेंशनल बन जाएगा, बस इतनी सी बात। अब हम लोग बात करके हैं सिलिकेट की, कि सिलिकेट्स क्या होते हैं। देखो, सिलिकेट्स क्या होते हैं इनके बारे में बताता हूँ। ये हमारा है, अब इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये आएगा H4SiO4। H4SiO4 ऐसा होता है, ये डबल बॉन्ड नहीं बनाता, ये टेट्राहेड्रल, इसी को कहते हैं सिलिक्लिक एसिड। अब ये देखो जरा, ये काम कैसे करता है, एक चलिए, हम्म। अब जरा देखो ये काम कैसे करता है, इसके चारों हाइड्रोजन को आप हटा दो, यदि मैं चारों हाइड्रोजन को हटा दूं तो ये ऐसे आ जाएगा, इसको बोलते हैं सिलिकेट आयन। और ये कैसा है, 3 डायमेंशनल है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना, तो ये 3 डायमेंशनल तो होगा ही होगा। अब इसका 2 डायमेंशनल फिगर बना दो, तो 2 डायमेंशनल फिगर देखो कैसे बनाया जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन और ये सिलिकॉन बीच में, और सिलिकॉन के ऊपर एक और ऑक्सीजन, ये ऐसे, ये इसका 2 डायमेंशनल फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर ऑफ सिलिकेट आयन। भाई टेट्राहेड्रल जो फिगर होता है ना, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन और ये O, इसी को बस नीचे बैठा दो तो ये अपने आप ट्रायंगल हो गया। और इस सिलिकॉन के ऊपर ऑक्सीजन उन्होंने दिखा दिया, सिलिकॉन को पॉइंट वाइज दिखाया है, ऑक्सीजन को सर्किल वाइज दिखाया है, तो ये 2 डायमेंशनल फिगर होता है सिलिकेट का, सिलिकेट का। तो अब जरा देखो ये बनते क्या है, किस तरह से होते हैं, तो सिलिकॉन होते क्या है ये तो बताना भूल ही गया, ये सॉल्ट ऑफ सिलिकेट यूनिट
या फिर पॉलीमर सॉल्ट ऑफ पॉलीमर ऑफ सिलिकेट यूनिट। सिलिकेट यूनिट के सॉल्ट होते हैं, या तो इनके सिलिकेट यूनिट के सॉल्ट होते हैं या सिलिकेट यूनिट के जो पॉलीमर है उनके सॉल्ट होते हैं। कौन? सिलिकॉन। सिलिकॉन होते सॉल्ट ही हैं। जैसे अब ये देखो, ये किसका है? ये जो है सिलिकेट का सॉल्ट है, ऐसे। अब ये जरा देखो किसका सॉल्ट है? Na2Al2Si2O7 जियोलाइट। अब इसको यदि आप देखो तो ये किसका सॉल्ट है? देखना मेरे दोस्त, ऐसे। अब ये किसका सॉल्ट है? ये इसका डाइमर है सिलिकेट यूनिट का। जब दो सिलिकेट यूनिट मिलते हैं तब ये बनता है। अब ये उसका सॉल्ट है। तो सिलिकेट है सॉल्ट ही, या तो वो सिलिकेट के सॉल्ट होते हैं या फिर सिलिकेट के जो डाइमर हैं, ट्राइमर हैं, पॉलीमर हैं, साइक्लिक है, उनके सॉल्ट होते हैं। तो सिलिकेट होते सॉल्ट ही हैं। तो हम इनको क्या करते हैं? क्लासिफाई कर देते हैं। क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे करते हैं? तो जरा देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट्स इन बेसिस ऑफ बेसिक यूनिट। हम इनका क्लासिफिकेशन कर देते हैं उनकी बेसिक यूनिट के बेसिस पे। तो जब बेसिक यूनिट सिर्फ मोनोमर होती है तब हम उसका नाम रखते हैं मोनोसिलिकेट्स। मतलब यदि बेसिक यूनिट SiO4 निगेटिव है तब हम उसको कहते हैं आर्थोसिलिकेट। जैसे कोई यदि मेरे से पूछता है कि जर्कोनियम सिलिकेट ये कैसा सिलिकेट है, तो हम कहेंगे ये आर्थोसिलिकेट। हम क्या कहेंगे कि ये आर्थोसिलिकेट है। क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ एक यूनिट है, SiO4 निगेटिव है। तो जिनके पास सिर्फ SiO4 निगेटिव यूनिट होता है वो उनको आर्थोसिलिकेट बोले जाते हैं। ये यूनिट उनको हम आर्थोसिलिकेट बोलते हैं। ठीक है? तो जो आर्थोसिलिकेट होंगे उनके पास ये यूनिट होगा। और ये यूनिट क्या होती है? ऐसा फिगर होता है इस यूनिट का, ऐसे। और यदि 2 डायमेंशनल में बनाओ, ये सिलिकॉन है, ये देखो फिगर आएगा। ठीक है? अब इसके बाद जरा देखो पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट क्या होते हैं? वो होते हैं डाइमर ऑफ SiO4 यूनिट। इस यूनिट का डाइमर है वो। कैसे? ऐसे। ये देखो, अब यदि इन दोनों को मिला दो और इन दोनों की जगह एक ऑक्सीजन कर दो, सॉरी, ये देखो, तो क्या आएगा? बनाओ। अब जब ये मिल जाएंगे तो दो वैलेंसी हो गई ना, तो O निगेटिव खत्म हो जाएगा। ये देखो, अरे भाई ये दो मिल गए तो इनका माइनस चार्ज खत्म हो जाएगा क्योंकि दो वैलेंसी आ गई। अब बताओ क्या है? Si2 है, ऑक्सीजन कितने हैं? 7 है, इसके ऊपर चार्ज कितना है? -6, 3 3 6। तो ये क्या हुआ? सिलिकेट हुआ है। कैसा सिलिकेट है? इसका किसका सिलिकेट है? ये SiO4 डबल निगेटिव के डाइमर का सिलिकेट है। और इसको क्या कहते हैं? पायरोसिलिकेट। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये जो लिखा है Al2O3 Al2O, अच्छा, Na2Al2 Na2Al2 SiO2 Si2O7.H2। ये देखो, ये जो है यहाँ पे गड़बड़ है।
6 निगेटिव होगा, ठीक है ऐसे। तो ये क्या है, ये हमारा पायरोसिलिकेट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, आर्थोसिलिकेट हो गया ऐसा। ये हमारा पायरोसिलिकेट, ये आर्थोसिलिकेट, इसमें एने हटा दो, है ना, इसको ऐसे लिखो, नहीं तो बैलेंस ही पूरी नहीं हो रही ना। ये देखो, ठीक है। तो ये आर्थोसिलिकेट पायरोसिलिकेट का एग्जांपल है, ये आर्थोसिलिकेट का एग्जांपल है। तो जरा देखो, आर्थोसिलिकेट किसको कहेंगे, जिसमें एक यूनिट होती है। पायरोसिलिकेट किसको कहेंगे, जिसमें दो यूनिट का कॉम्बिनेशन होता है, जिसके पास ये वाली यूनिट हो। यदि ये यूनिट किसी के पास पाई जा रही है तो हम उसका नाम रखते हैं पायरोसिलिकेट ऐसे। अब इसके बाद जरा देखना, चेन सिलिकेट किसको कहते हैं, भाई चेन सिलिकेट कौन है। तो जरा देखो चेन सिलिकेट कौन होता है। चेन सिलिकेट जो होते हैं, इसके चेन होते हैं, यदि यही चीज कंटिन्यूअस कर दो, चेन ऑफ बेसिक यूनिट, और उनका फार्मूला क्या होता है ये, अच्छा दोनों एक जगह, इनके बेसिक यूनिट के चेन, इसका जब आप बेसिक यूनिट का चेन बनाओगे तो जो आएगा उसको हम बोलते हैं चेन सिलिकेट। और चेन सिलिकेट दो तरह के होते हैं, पायरोसन, पायरोसन का बेसिक यूनिट ये होता है SiO3 2 निगेटिव N, N का मतलब ये सीरीज में चलता चला जा रहा है, ऐसे चलता चला जा रहा है। देखो ये देखो, यदि हम इनको यूनिट बना दें तो ये ऐसे ही चलते चले जाएंगे। ये देखो ये चीज है, अब मैंने दोनों तरफ से ऐड कर दिया है तो फार्मूला ये आता है। तो आपसे पूछा जाएगा, तुमसे पूछा क्या जाएगा भाई, कंफ्यूजन ये भी है ना, इनमें से कौन आर्थोसिलिकेट का एग्जांपल है, इनमें से कौन पायरोसिलिकेट का एग्जांपल है, इनमें से कौन पायरोजेन का बेसिक फार्मूला है। बेसिक फार्मूला मतलब ये ऐसे। इनमें से कौन चेन सिलिकेट है। अब चेन सिलिकेट होने के लिए बेसिक फार्मूला ये है तो भी चेन सिलिकेट है, और मेरे दोस्त बेसिक फार्मूला ये है तो भी चेन सिलिकेट है। ये देखो एम्बी फ्लोब्स भी होते हैं, वो भी क्या बनाते हैं, चेन सिलिकेट ही बनाते हैं, और उनके बेसिक फार्मूले ये होते हैं। बस ये क्रॉस लिंक चेन सिलिकेट बनाएंगे, वो लीनियर बना रहे थे, ये क्रॉस लिंक, डबल स्टैंडर्ड क्रॉस लिंक चेन, मतलब ऐसी, ये ऐसी बनाएंगे, सॉरी इस तरह, मगर बनाएंगे ये भी क्या है, अब ऐसा ही सीरियल में चलती चली जाएगी। तो जरा ध्यान अच्छे से समझना मेरी बात को, चेन सिलिकेट क्या होते हैं, जब इसका हम लोग बेसिक यूनिट का चेन बनाते हैं। दो तरह की चेन बना पाते हैं, एक को बोला जाता है पायरोजेन्स, किनको पायरोजेन बोलते हैं, जिनके पास बेसिक यूनिट ये होता है, ये भी चेन सिलिकेट है, बी पार्ट है एम्बीफोवेल्स, ये भी चेन सिलिकेट होते हैं, इनके बेसिक यूनिट ये होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चेन बनाते हैं और इनके सबके बेसिक यूनिट ये हैं। अब इसके बाद आते हैं साइक्लिक सिलिकेट। साइक्लिक सिलिकेट उसको बोलोगे जिसके पास बेसिक यूनिट ये हो, SiO3 डबल निगेटिव की पावर N, SiO3 डबल निगेटिव की पावर N, ये क्या है साइक्लिक सिलिकेट। सीड सिलिकेट, टू डायमेंशनल सिलिकेट, जिनके पास बेसिक यूनिट ये होता है Si2O5 डबल निगेटिव N। अब जरा इस यूनिट का गौर से ध्यान दो आप, ये यूनिट यहां पर भी है और ये यूनिट यहां पर भी है, ये देखो, और ये यूनिट यहां पर भी है। तो इसका मतलब ये यूनिट दो तरह की चीज बनाती है, ये टू डायमेंशनल सिलिकेट भी बनाता है और साइक्लिक सिलिकेट भी बनाता है, ये देखो। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। थ्री डायमेंशनल सिलिकेट एक ही होता है SiO2, SiO2 ये पॉलीमर फिगर होता है, सॉरी हमको लगता है SiO2 कार्बन डाइऑक्साइड की तरह होगा, नहीं मेरे दोस्त, SiO2 का फिगर कार्बन डाइऑक्साइड की तरह नहीं होता है, ऐसा होता है ऐसे, इस तरह का लेयर स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा होता है, लेयर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। क्यों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड नहीं बना सकता है, तो ये डबल बॉन्ड नहीं बना सकता है तो इसलिए ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होता है, कार्बन डबल बॉन्ड बना सकता है, इसलिए ये लीनियर होता है। कार्बन का स्ट्रक्चर लीनियर होता है, मगर SiO2 का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, तो ऐसा करता है। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमारा ये है सिलिकेट। तो यूनिट याद रखना बहुत जरूरी है। ये हमारा पी ब्लॉक खत्म हुआ है, कार्बन फैमिली खत्म हुई है। सभी लोग इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत सिंपल है, करना कुछ नहीं है। सिलिकेट्स क्या होते हैं? सिलिक्लिक एसिड के सॉल्ट होते हैं। सॉल्ट ऑफ यूनिट ऑफ सिलिक्लिक सॉल्ट ऑफ यूनिट ऑफ SiO4 4 निगेटिव या पॉलीमरिक यूनिट ऑफ SiO4 4 निगेटिव इज नोन एज सिलिकेट। जब सिर्फ एक यूनिट है तो आर्थो, उनका डाइमर यूनिट है तो पायरो। अब फिर कौन कौन सी यूनिट में कौन कौन से सिलिकेट आएंगे यार, ये दो से याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि पूछे जाते हैं तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल जरूर रखें।